इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, प्रस्तुत हूँ अपने नए YouTube वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं। कुल मांग के दो घटक, उपभोग फलन एवं निवेश फलन। शुरू करते हैं। नया टॉपिक, कुल मांग के दो घटक, उपभोग फलन और निवेश फलन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किल्स का जो रोजगार सिद्धांत है उसमें उपभोग फलन और निवेश फलन, इनको बहुत ही प्रमुख स्थान दिया है उन्होंने। बहुत अच्छी विवेचना इसके संदर्भ में उन्होंने की है। इससे पहला जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया और शायद आपने उसको बहुत अच्छे करके देखा नहीं होगा, तो उसमें हमने कुल मांग के घटक बताए। तो कुल मांग के जो घटक हैं यानी एडी का मतलब हुआ एग्रीगेट डिमांड। इसमें पहला हुआ सी यानी जनता के द्वारा उपभोग पर, यानी वस्तु और सेवाओं के अंतिम उपभोग पर जो व्यय होता है उसको सी कहा गया है। और जी, सरकार को भी प्रत्येक क्षेत्र में व्यय करना होता है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सरकार को खर्च न करता, कोई ऐसा सेक्टर नहीं। आप देखिए, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, सुरक्षा पर, आंतरिक व्यवस्था पर, सड़कों पर, पुलों पर, हर जगह सरकार को खर्च करना पड़ता है। तो सरकार का जो व्यय है उपभोक्ता वस्तुओं पर, उसको हम जी कह रहे हैं। उसके बाद आई है, आई मीन्स निवेश, इन्वेस्टमेंट। ये भी प्राइवेट सेक्टर में भी होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में भी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी होने वाला जो पूंजीगत वस्तुओं के और कहिए माल सूची को बढ़ाने वगैरह में, भवन निर्माण इत्यादि में जो भी खर्च होता है, व्यय होता है, उसे हम निवेश कहते हैं। और इस सब के अतिरिक्त प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम, एक्स निर्यात है जबकि एम आयात। अगर हम निर्यात से आयात को घटा दें तो जो शुद्ध बचेगा शुद्ध निर्यात कहलाएगा। अगर आयात का मूल्य ज्यादा है तो हमारी देनदारियां होंगी और आय में से देना पड़ेगा। यदि निर्यात का मूल्य ज्यादा है तो हमको इनकम प्राप्त होगी और वो हमारे उपभोग व्यय में सम्मिलित हो जाएगा। तो ये कुल मांग के घटक थे जो आपको हमने एक बार फिर से याद कराए, आपके मेमोरी में लाए। अब हम उपभोग फलन की चर्चा करते हैं। उपभोग फलन, दो शब्द, सी ये फलन होता है वाई का। इसको आप कैसे पढ़ते? सी, एफ मीन्स फलन है, वाई मीन आय, यानी उपभोग आय का फलन है। इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, उपभोग आय का
फलन है। इससे ही साथ इसको पढ़ते, यानी आय और उपभोग का प्रत्यक्ष संबंध है। आय बढ़ती है उपभोग बढ़ता है, आय घटती है उपभोग घटता है। इसकी चर्चा हम विशेषकर बाद में करेंगे। फिलहाल उपभोग किसे कहते हैं तो आप जानते हैं, अर्थशास्त्र के विभाग के रूप में भी उपभोग की हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, एक आर्थिक क्रिया के रूप में भी उपभोग की हम परिभाषा कर सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं में तुष्टिगुण की कमी करना उपभोग कहलाता है। ये तो आर्थिक क्रिया हुई। और अर्थशास्त्र का वह विभाग जिसमें उपभोग संबंधी नियमों सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उससे उपभोग विभाग कहते हैं। तो यहाँ हमने उपभोग की विशेष करके चर्चा करनी है। उपभोग किससे कहेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक होता है व्यापक अर्थशास्त्र। तो व्यापक अर्थशास्त्र में या समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग से तात्पर्य यानी कि वह व्यय है जो वस्तु और सेवाओं पर अंतिम रूप से किसी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। या ये कहें, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं पर अंतिम रूप से होने वाले व्यय को, जिसका कि समाज उपभोग कर रहा है, उसे उपभोग कहेंगे। वस्तु सेवाओं का प्रयोग करते हैं, अनेक वस्तु सेवाओं का प्रयोग करते हैं। तो समाज के समस्त व्यक्तियों के द्वारा वस्तु अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो वस्तु और सेवाओं का अंतिम प्रयोग पर मुद्रा के रूप में खर्च की गई धनराशि है, उसे उपभोग कहेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैं इसको उदाहरण से बता देता हूँ आपको। मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में कहिए कि व्यक्तियों की या समाज की जो आय है वो 5,000 करोड़ रुपये है। 5,000, 10,000, जितना भी आप 5,000 मान लीजिए। और इस आय में से 4,500 रुपए वस्तु और सेवाओं पर खर्च हो जाता है। तो वस्तु और सेवाओं पर खर्च होने वाली ये राशि जो है उपभोग व्यय कहलाएगी। ठीक है, और इसमें से कितना बचा? 500 रुपये। 500 करोड़। इसको आप बचत भी कर सकते हैं, और चूंकि बचते, इन बचतों का अर्थव्यवस्था में निवेश हो जाता है, इसलिए इसको निवेश व्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको उपभोग फलन बताया, और उसमें आपको हमने ये बताया कि जैसे जैसे आय और उपभोग का प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है, आय और उपभोग का प्रत्यक्ष संबंध है। यदि आय बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी, तो उपभोग क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अगर आय कम होगी तो उपभोग कम होगा। धनात्मक संबंध है दोनों में। आय के कम होने पर उपभोग कम, आय के बढ़ने पर उपभोग में वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन यहां जो विशेष बात है वो ध्यान रखने वाली ये है कि आय अगर शून्य भी होता है तो हमारा उपभोग व्यय शून्य नहीं रहेगा। हमारा उपभोग व्यय कभी शून्य नहीं हो सकता। हमें जीवित रहने के लिए उपभोग पर कुछ ना कुछ धनराशि खर्च करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना इस बात को, कि उपभोग व्यय हमारा शून्य नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो, कभी कपड़ा, रोटी, दवाई,
इन सब का प्रयोग करना ही करना है, वरना जीवन को खतरा हो जाए। आय शून्य हो सकती है, उपभोग नहीं। जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोग बढ़ेगा, जैसे जैसे आय। इसी स्थिति को हम इस रेखा चित्र द्वारा जो हमने ये बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। ये रेखा चित्र हमने बना रखा है यहाँ पे। इस पर हमने वो एक्स अक्ष पर आय, ठीक है, इनकम, तथा ओ वाई अक्ष पर, इस पर उपभोग व्यय को प्रदर्शित किया, एक्सपेंडिचर ऑफ कंजप्शन, ठीक है, उपभोग व्यय को प्रदर्शित किया। ये क्यू बिंदु है। इस क्यू बिंदु को हम कहते हैं सम विच्छेद बिंदु। ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्यू बिंदु। अभी देखिए ना, अगर आय आय ये रेखा है, ओ आर रेखा आय रेखा है, आय वक्र है। इस आय वक्र को आप देख रहे होंगे, और सी डैश सी ये उपभोग रेखा है, ठीक है। ये जो रेखा है वो भोग रेखा है, सी डैश सी, और ओ आर ये आय वक्र है, ठीक है। यहां जो देखने वाली बात यह है कि आय शून्य है, लेकिन ओसी जो है ये न्यूनतम उपभोग की मात्रा है। इतना तो उपभोग करना ही करना है, चाहे जैसे भी करना है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है वो भोग भी बढ़ता है, ठीक है। और क्यू बिंदु पर उपभोग और आय दोनों बराबर हो जाते हैं। क्यू बिंदु जिसको हम सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे हैं, क्यू बिंदु को, इस बिंदु से हमारे दाएं हाथ का जो है, दाईं तरफ जो है ओ आर आय, ये आय का बिंदु, ये उपभोग का बिंदु, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, आय का बिंदु ऊपर है, उपभोग का बिंदु नीचे, अर्थात आय ज्यादा है, उपभोग कम है। अर्थात जो हमारी बचत है वो प्लस में है, ठीक है। ओ बिंदु के बाईं तरफ उपभोग आय, उपभोग आय, उपभोग आय, यानी उपभोग ज्यादा है, आय कम है। अर्थात ये उधार की स्थिति है, इसको ऋणात्मक बचत हम कह सकते हैं। तो ये स्थिति होती है। देखिए, एक बहुत सामान्य सी बात, प्रोफेसर किल्स ने एक सिद्धांत बनाया है जिसको उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हम कह सकते हैं। ये सिद्धांत प्रोफेसर जे.एन. किल्स ने बनाया है, ठीक है ना। किसने बनाया? जे.एन. किल्स ने। क्या बताता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत यानी कि उपभोग का जो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ये सिद्धांत बताता है कि जब व्यक्तियों की आय बढ़ती है तो वो अपना उपभोग बढ़ाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, किंतु जिस अनुपात में उनकी आय बढ़ती है वो उपभोग व्यय में उतनी वृद्धि नहीं करते। अर्थात उस अनुपात से, आय में वृद्धि के अनुपात से कम अनुपात में उपभोग में वृद्धि करते, ठीक है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और यही कारण है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है
हम अपना उपभोग बढ़ाते हैं, किंतु एक बिंदु के पश्चात उपभोग में आय की तुलना में कम वृद्धि होती है। वृद्धि होती है लेकिन कम वृद्धि होती है। इससे कथित से स्पष्ट। ये अब हम आपको बताएंगे उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति किससे कहते हैं? देखिए, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की जाने वाली मात्रा को यदि एक सारणी द्वारा हम प्रस्तुत करें तो वो उपभोग प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है, उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की जाने वाली मात्राओं को जब एक अनुसूची, तालिका या रेखा चित्र की सहायता से हम प्रदर्शित करते हैं तो ये उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। ये जो परिभाषा है डिलॉट की परिभाषा है, डिलॉट, ठीक है। आय के विभिन्न स्तरों पर, फिर से सुन लीजिए, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को जब एक तालिका के रूप में, तालिका यानी टेबल, उसको अनुसूची भी कहते हैं, सारणी भी कहते हैं, ठीक है, के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो ये उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। समझ में आ गया वो, ये प्रोफेसर डिलॉट की परिभाषा, ठीक है। अब आप देखिए, उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है। एक उपभोग प्रवृत्ति होती है औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। एक होती है औसत उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरी होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसको हम कहेंगे APC, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को MPC कहते हैं, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन, ठीक है ना। एक तरफ आय, दूसरी तरफ व्यय, उपभोग पर उपभोग व्यय। तो उसमें जो है हम ये देखेंगे कि आय के विभिन्न हिस्सों पर उपभोग कितना खर्च हो रहा है। जैसे ये आय है, ठीक है, और ये है उपभोग, उपभोग व्यय। इसको हम करोड़ में मान लें, करोड़ में। यदि मान लीजिए आय 5,000 करोड़ है, हमारा उपभोग व्यय है 3,000 करोड़, ठीक है। आय बढ़कर हो जाए 7,000 करोड़, हमारा उपभोग व्यय बढ़कर हो जाए 4,500 करोड़, ठीक है। आय और बढ़ जाए 9 करोड़ हो जाए, उपभोग व्यय बढ़कर 6 करोड़ हो जाए। आय के विभिन्न स्तरों पर अब हम यानी बहुत सारे इस प्रकार के हम बना सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 12,000, ठीक है, तो लिखिए, चलिए 9,000 कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तालिका हमने बनाई है, करोड़ में आय, ठीक है, उपभोग करोड़ में, करोड़ रुपयों में लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा ना, तो समझ गए होंगे आप। अब हमने उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करना, तो उपभोग प्रवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे? उसका सूत्र है AP और C, यानी APC,
एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम या कंजप्शंस, ये इक्वल होता है सी यानी उपभोग बटे वाई। ठीक है, अब देखिए हमारी आई ये है, उपभोग ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये सी है और ये वाई है। तो सी कितना है 3000 और वाई कितना है 5000। ठीक है, काट दीजिए इसको, 3 से वो करते क्या बचा 3/5 और इसको हम 3 को भाग करेंगे, 3 को भाग करेंगे 5 से, दशमलव लगा के शून्य बढ़ाएंगे, 5 6 30 हो गया। क्या है 0.6, तो दो प्रवृत्ति आ गई। चलिए ये सूत्र आपको याद करना है, ये पहला सूत्र है आपके लिए। एपीसी कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र के अनुसार आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर ये सी है और ये वाई है तो आप इसको इजीली ज्ञात कर सकते हैं, यानी 6000 बटे 9000, 3 से 2 3 3 9, 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.66। इजी, बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एपीसी आपको निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब यहां इसी तालिका को थोड़ा एपीसी निकालने में कुछ नहीं रखा है, सी बटे वाई, एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन, ये बराबर होता है सी बटे वाई। इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये देखा तो आपने बहुत अच्छा करके देख लिया होगा, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, तिबारा भी देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देखिए। ठीक है, यहां हम इस तालिका को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। ठीक है, क्योंकि हमने अब यहां पर ये तो हमने एपीसी ज्ञात किया था, अब हम ज्ञात करेंगे एमपीसी। एमपीसी कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारी आय है, ये हमारा उपभोग व्यय है। आय बढ़ गई, उपभोग व्यय बढ़ गया, आय और बढ़ी, उपभोग व्यय और बढ़ गया, आय और बढ़ी, उपभोग व्यय और बढ़ गया। हमें ये देखना है कि आय में कितना परिवर्तन होता है और फलस्वरूप उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन को ज्ञात करना है। तो डेल्टा वाई, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं आय में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, और यहां एक नेक्स्ट कॉलम डेल्टा सी, डेल्टा सी, डेल्टा सी में इसको इधर से बंद करेंगे, उपभोग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, हमारी आय थी, मान लीजिए 7,000 रुपए हमारी आय है, 4,500 रुपए हमारा व्यय है। आय हमारी बढ़ गई, आय बढ़कर हो गई कितनी 9,000, हमारा उपभोग व्यय बढ़कर हो गया 6,000। तो उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, यहां हमने इसमें से इसको घटा देंगे तो डेल्टा सी हमें मिल जाएगा। डेल्टा सी बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1500 हो गया ना भाई, 6,000 माइनस 4500, 1500। आय में कितना परिवर्तन हुआ है, आय में परिवर्तन 2000। ये क्या है डेल्टा वाई। कैसे ज्ञात किया, 7,000 से बढ़ के 9,000 हो गई, सीधी बात है 2,000 बढ़ गई। ठीक है, अब सूत्र क्या है, ये तो एपीसी निकाला हमने, एमपीसी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एमपीसी ये बराबर होगा डेल्टा सी
अपॉन डेल्टा वाई। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, सेकंड सूत्र है। अब यहां पे डेल्टा सी को का मान रख दीजिए। डेल्टा सी ये 1500 आ रखा है और डेल्टा वाई कितना है 2000। ठीक है, एमपीसी कितना हो जाएगा, 2 सिफर से 2 सिफर करके कट गए ना। 5 किया 15, 5 चौक 20, कितना आया 3/4। और आप इसको भाग कर सकते हैं, 3 को जैसे हमने यहां भाग किया, 3 को 4 से भाग कर सकते हैं आप। दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, है ना। 4 7 28, कितना बचा 2, सिफर बढ़ाया, 4 पंजे 20, हो गया। कितना आया 0.75। एमपीसी का मान क्या है 0.75। बहुत ईजी है। ठीक है, ये दोनों सूत्र एपीसी एमपीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये आपके सामने हमने रख दिया है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, आय और उपभोग का जो अनुपात है, उपभोग और आय या आय उपभोग का जो अनुपात है उसको उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी C अनुपात Y, ये क्या होगा उपभोग प्रवृत्ति। अब जो C अनुपात Y, ठीक है, C अनुपात Y, ये क्या है एपीसी। अब अगर इसको इस अनुपात को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 या लिखेंगे सॉरी C/Y, समझ में आ गया होगा, ऐसे लिखेंगे। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन होता है, तो आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात कर लीजिए और उपभोग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात कर लीजिए और उसको भाग कर दीजिए। जो आएगा आंसर वो आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगा। बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए अब हम बचत प्रवृत्ति की ओर चलते हैं। चलिए अब बचत प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं। यहां आप ये देखिए कि 7,000 रुपए आय है जो बढ़कर हो जाती है 9,000, यानी आय में परिवर्तन होता है 2,000 रुपए का। ठीक है, और यहां हमारा उपभोग है 4,500 रुपए, जो कि बढ़कर हो जाता है कितना 6,000। अब हमें ये देखना है कि हमारी बचत कितनी है, यानी 9,000 आय, 6,000 रुपए उपभोग, तो बचत हो गई हमारी 3,000। ठीक है, यानी यहां देखिए, पहले यहां देखिए 7,000 रुपए आय है, 4,500 रुपए उपभोग, तो कितना बचा 2,500 रुपए हमारी बचत हो गई। ₹2,500 रुपए बचत हो गई। ठीक है, आय बढ़कर हो गई 9,000, 6,000 उपभोग, 3,000 बचत। ठीक है, अब यहां पर हमने ये देखना है कि हमारे एपीसी कितना, एपीएस कितना होगा, यानी औसत बचत प्रवृत्ति। ए पी एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, ये बराबर होगी S/Y। यानी क्या चाहिए ना, बचत और आय का अनुपात, ये हमारा होगा
औसत बचत प्रवृत्ति। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां ये स्पष्ट हो गया। अब आय है 7,000 और बचत है 2,500, तो इसको लिख दीजिए। सेविंग कितना है 2,500 और बचत आय कितनी है 7,000, ठीक है। ऐसे काट दीजिए इसको। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौक 20, 5/14, ठीक है ना। आप इसको दशमलव भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि बचत में परिवर्तन कितना हुआ है। 2,500 से बढ़कर 3,000 हो गए, 500 रुपए बचत में परिवर्तन हुआ। डेल्टा एस ये कितना हुआ है 500 रुपए, ठीक है ना। अब हमें निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग यानी MPS कैसे क्या करेंगे, डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, मतलब बचत में होने वाला परिवर्तन बटे आय में होने वाला परिवर्तन। आप इसको ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। इसमें मान रख दीजिए कितना आय, बचत में परिवर्तन हुआ है 500 करोड़ और आय में परिवर्तन हुआ है 2,000 करोड़, ठीक है। काट दीजिए, 2 सिफर 2 सिफर, 5 कर 5, 5 चौक 20, 1/4, 1/4, ठीक है। 1/4 इसको दशमलव भिन्न में चेंज करना चाहे कर लीजिए। 0.25 कैसे क्या करेंगे, यानी 1 को भाग करना है 4 से, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20 हो गया ना। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करना बहुत आसान है। यानी बचत में कितना परिवर्तन हुआ, आय में कितना परिवर्तन है, उससे उसको भाग कर दीजिए। अगर इसका प्रतिशत परिवर्तन निकालना चाहेंगे तो 100 से 1/4 को 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 25%, ठीक है ना, 25%। और उधर आपने देखा था हमारा एनपीसी ये आया था 0.75, अगर इसकी 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75%, ठीक है ना। पीछे जो हमने एमपीसी निकाल के बताया था आपको, डस्टर ले लें जरा, ये बहुत जरूरी है। तो इसको हम यहां मिटा दे रहे हैं। इस प्रकार से हम आपको क्या करना है, आप जरा थोड़ा सा ध्यान दें। हमने केवल यही दो चीजें ली हैं और इन्हीं में हमने उपभोग लिया है। और आय में कितना परिवर्तन हुआ, 2,000, 7,000 से बढ़कर 9,000 to 2,000, ये उपभोग है। 7,000 आय है, 4,500 उपभोग है, तो हमारी बचत कितनी हो जाएगी 2,500। 9,000 रुपए आय हो गई, 6,000 उपभोग हो गया, 3,000 बचत हो गई। बचत में कितना परिवर्तन 500 रुपए, आय में परिवर्तन 2,000। बचत के परिवर्तन को आय के परिवर्तन से भाग कर देंगे, एमपीसी आ जाएगा जो कि आया 2.25। तो आप ध्यान रखें, ठीक है। ये दोनों सूत्र, एक सूत्र ये आपका फर्स्ट सूत्र हो गया और ये आपका सेकंड सूत्र हो गया। ये मैं इसको बांध दे रहा हूं, ठीक है।
ये भी हमने इसको बांध दिया। ये दो सूत्र आप याद कर लीजिए, आपको सीमांत और औसत, औसत बचत प्रवृत्ति इस सूत्र के द्वारा, सीमांत बचत प्रवृत्ति इस सूत्र के द्वारा आप याद कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ एक चीज और आपके लिए, मैं इसको बिठा रहा हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ये बहुत जरूरी है, इसको जरूर याद कीजिए। MPC प्लस MPS, इसका जो योग होता है एक होता है, एक के बराबर होता है, एक से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इनमें से किसी एक का मान ज्ञात है, दूसरे का आप निकाल सकते। जैसे MPS मान लीजिए 2.5, जो कि अभी पिछले उसमें हमने दिखाया था, तो हमें MPC का मूल्य ज्ञात करना है। तो MPC ये बराबर होगा, इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस MPS, और MPS का मान कितना है 0.25। 1 से 2.5 को घटा देंगे, ठीक है, इधर से हासिल लेंगे, 5 बचेगा, या 9, 7 या कुछ नहीं 10, कितना आएगा 0.75। ये हमारा MPC आया था, आपको याद होगा MPC। ठीक है, अगर हमें MPC का मूल्य ज्ञात है तो ये हम MPS निकाल सकते हैं। देखिए ये हुई है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, एक बार और देखिए ढंग के साथ। अगर मान लीजिए MPC ये 0.75 है, तो MPS का मूल्य ज्ञात करना है। तो MPS को इधर ही रखेंगे, ये बराबर होगा 1 माइनस MPC, 1 माइनस 0.75, 1 में से इसको घटाएंगे, 0.75 को 5 बचेगा, या 9, 2, 0.25, और MPC प्लस MPS ये इक्वल होंगे किसके, 1 के। तो यहाँ पे MPS का मूल्य क्या है 2.5, दोनों को जोड़ेंगे 0.75, 0.25, जब इनको जोड़ेंगे तो 5 5 सिफर हासिल लगा 1, 7 2 9 की सिफर हासिल लगा 1 लिख देंगे, 9 1 10 हो जाएगा ना, 5 5 10 की 1, 7 2 9 1 10 की 1, और 2 के बाद 0.5, तो ये आ जाएगा 1। तो ये सूत्र बहुत जरूरी है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यदि MPS का मान 6.6 हो तो MPC का मान बताइए। ठीक है, फिर से सुनिए, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, यदि MPS का मूल्य 0.40 है तो MPS का मान बताइए। ठीक है, तो इस सूत्र में ये है MPS का मान रख देंगे वहां, तो MPS
C बराबर होगा 1 माइनस MPS। बड़ा इजी है ये, 1 से घटा देंगे 0.40 को, 0.60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने आपको बता दी हैं और उपभोग फलन आपका कंप्लीट हो जाता है। निवेश फलन अगले वीडियो में हम आपको देंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें आवाज इतनी कम रह गई कि आप लोग उसको ढंग के साथ नहीं सुन पाए होंगे, इसलिए मुझे ये पुनः बनाना पड़ा है। आप सबका धन्यवाद। निवेश फलन अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।